बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स। सेकंड ईयर कॉमर्स के रिड्यूस सिलेबस या कंटेंट सिलेबस से रिलेटेड जिन वीडियो लेक्चर्स को हम अपलोड कर रहे थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह वो दूसरे मरहले में दाखिल हो रहा है। सेकंड ईयर कॉमर्स अकाउंटिंग के वीडियो लेक्चर को अपलोड करने के बाद आज ये हमारा सेकंड वीडियो लेक्चर है, जिसका ताल्लुक सेकंड ईयर के एक अहम सब्जेक्ट यानी कि स्टैटिस्टिक्स से है, जिसको शॉर्ट के अंदर स्टूडेंट्स स्टैट्स के नाम से जानते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहली बात तो ये है कि आपको जो नंबर ऑफ चैप्टर्स इस सेकंड ईयर के आपके कंटेंट सिलेबस के अंदर पढ़ना है, उन चैप्टर्स का नाम है नंबर 1 इंट्रोडक्शन है, सेकंड चैप्टर है डाटा प्रेजेंटेशन का या डाटा रिप्रेजेंटेशन का, थर्ड है आपके पास ग्राफ्स एंड डायग्राम्स, फोर्थ है आपके पास एवरेज का चैप्टर, पांचवा है आपके पास इंडेक्स नंबर और छठा और आखिरी चैप्टर है आपके पास प्रोबेबिलिटी। स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं पहले चैप्टर से, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंदर सबसे पहली जो डेफिनेशन आने वाली है, सबसे पहले जो टॉपिक आने वाला है, उस टॉपिक का नाम है डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स जिसको उर्दू में शुमारियात के नाम से जाना जाता है। स्टैटिस्टिक्स कहते किसको हैं, आपको ये बात अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए, इल्म होनी चाहिए। स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन क्या है स्टूडेंट्स? स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस विच डील्स विद द प्रेजेंटेशन, कलेक्शन। सबसे पहले बेहतर है कलेक्शन आप बोलें। स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस विच डील्स विद द कलेक्शन, presentation, analysis and interpretation of data, as well as drawing valid conclusions and reasonable decisions on the basis of such analysis. Students, इस लंबी चौड़ी डेफिनेशन के अंदर पूरे स्टैट्स के सब्जेक्ट को कवर कर दिया गया है। कैसे? स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस, स्टैटिस्टिक्स एक ऐसा इल्म है which deals with the collection, जिसका ताल्लुक किससे होगा? सबसे पहले आप डाटा को कलेक्ट करेंगे, फिर कलेक्टेड डाटा जो होगा उसी को आप प्रेजेंट करेंगे, प्रेजेंट करने के बाद क्या करेंगे? उसको एनालाइज करेंगे, तज्जिया करेंगे और आखिर में आप रिजल्ट निकालेंगे, कंक्लूजन्स निकालेंगे। और उसी कंक्लूजन्स के ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा? आपको वैलिड कंक्लूजन्स निकालने पड़ेंगे, सही आपको डिसीजन लेने पड़ेंगे उसी एनालिसिस के ऊपर, जो एनालिसिस आपने की भी होगी। और याद रखिएगा, वैलिड एंड रीजनेबल कंक्लूजन्स आपको निकालने हैं, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन के आखिरी हिस्से में क्या कहा गया है? स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस which deals with the collection, presentation, analysis and interpretation of data. डाटा का आपका रिजल्ट निकालना है, and interpretation of data, as well as drawing valid conclusions and reasonable decisions on the basis of such analysis. ये जो एनालिसिस आपने की हुई है, इस एनालिसिस की बेस के ऊपर आपको वैलिड कंक्लूजन्स भी निकालना पड़ेगा एंड रीजनेबल डिसीजंस, इसका मतलब मुनासिब फैसले भी करने पड़ेंगे। स्टूडेंट, जो सेकंड आपका टॉपिक है उसका नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, यानी कि फीचर्स आपको पता होने चाहिए इसी सब्जेक्ट के, जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं स्टैट्स। थर्ड चैप्टर है डेस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इन दोनों में फर्क क्या है? डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंदर क्या होगा? डाटा की कलेक्शन हो जाएगी, प्रेजेंटेशन हो जाएगी, एनालिसिस हो जाएगी, और जब कंक्लूजन की बात करेंगे तो कंक्लूजन चला जाएगा किसी अंदर? इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के अंदर। चौथा टॉपिक है आपके पास इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड बेसिक कंसेप्ट्स। कौन कौन से बेसिक कंसेप्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो इस चैप्टर में इस्तेमाल होंगे, आपको पता होना चाहिए। पांचवा टॉपिक है पॉपुलेशन है, सैंपल है, पैरामीटर है, ये भी आपको पता होना चाहिए। जब आप ओवरऑल डाटा की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो ये हो जाता है पॉपुलेशन है। जब आप उसी पॉपुलेशन में से एक टुकड़ा अगर हासिल कर लेते हैं तो वो क्या बन जाता है? सैंपल बन जाता है। और अगर हम बात करते हैं पैरामीटर की, तो पैरामीटर क्या है? बेसिकली एनी क्वांटिटी, किसी भी किस्म की क्वांटिटी है कैलकुलेटेड फ्रॉम अ पॉपुलेशन, जो कि पॉपुलेशन में से आपने कैलकुलेट की है, आपने इकट्ठी की है या आपने कोई मालूम की है, तो वो क्या बन जाएगा? पैरामीटर बन जाएगा। नेक्स्ट आपका टॉपिक है वेरिएबल्स क्या हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स क्या होते हैं, डिस्क्रीट एंड कंटीन्यूअस वेरिएबल से क्या मुराद है। स्टूडेंट, सबसे पहले पॉइंट है, सबसे पहला टॉपिक है वेरिएबल। हर वो चीज़ जिसके अंदर तगय्युर या चेंज रूनुमा हो रहा हो या रूनुमा हो सकता हो, उसको आप वेरिएबल कहते हैं। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव वेरिएबल से क्या मुराद है? क्वालिटेटिव डाटा या क्वांटिटेटिव वेरिएबल बेसिकली एक ऐसा डाटा कहलाएगा कि जिसके अंदर जो डाटा की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको आप क्या कर सकते हैं? न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अफराद की हाइट है, अफराद या मुख्तलिफ अशिया की प्राइसेस हैं, कीमतें हैं, इनको आप न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास? क्वांटिटेटिव डाटा। क्वालिटेटिव डाटा स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? क्वालिटेटिव डाटा से मुराद एक ऐसा डाटा होता है जिसको आप न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर लोगों का ब्लड ग्रुप, लोगों की एज, इसको आप जो है वो न्यूमेरिकली यानी कि नंबरों की सूरत में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। इसके अलावा स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस वेरिएबल। डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस वेरिएबल जो होता है वो भी पेपर में थ्योरेटिकल जो पोर्शन या एग्जाम्पल आती है उसमें पूछ सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल की। डिस्क्रीट वेरिएबल याद रखिएगा एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसकी डेफिनेशन हम इस तरीके से बयान कर सकते हैं कि अ डिस्क्रीट वेरिएबल इज वन दैट मेक्स ओनली द वैल्यूज
या दैट टेक्स कहना चाहिए, दैट टेक्स ओनली द वैल्यूज इन होल नंबर, जो मुकम्मल तौर पर नंबर कैलकुलेट कर किया जाता है। जैसे आप कहेंगे फला जगह 500 अफराद मौजूद थे, कभी आप ये नहीं कह सकते कि 499.5, क्यों? क्योंकि डेसिमल में अफराद को नहीं गिना जाता, होल नंबर में गिना जाता है। ये क्या हो जाएगा? ये डिस्क्रीट वेरिएबल की एक पहचान है। इसी तरीके से नंबर ऑफ बुक्स इन अ लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में बुक्स की तादाद, भले उनके पेजेस कम हो या ज़्यादा हो, आप यही बोलेंगे कि होल नंबर में आप बयान करेंगे, मुकम्मल तौर पे तादाद बयान करेंगे। कंटिन्यूस वेरिएबल याद रखिएगा, ज़रूरी नहीं है कि होल नंबर में वैल्यू ले, वो डेसिमल में भी वैल्यू ले सकता है, यानी कि उसको आप काउंट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर किसी भी स्टूडेंट की एज के अंदर आपको पता है, जिस तरह क्रिकेट टीम के अंदर ये जब मैच हो रहा होता है तो उसके जो प्लेयर्स होते हैं उनकी एज बाकायदा इस तरह से आ रही होती है, 27 ईयर्स एंड फॉर एग्जाम्पल 40 डेज, या 27 ईयर्स एंड 200 डेज। इसका मतलब यह हुआ कि आप डेसिमल के अंदर भी पॉइंट वैल्यू ले सकते हैं। यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा अच्छी मिसाल यहाँ पर कही जा सकती है। टेम्परेचर आपको पता है दर्जा हारारत डेसिमल में लिया जा सकता है। इसी के साथ साथ किसी भी बंदे का जो वजन है वो भी डेसिमल में हो सकता है। यानी कि कंटिन्यूस वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल हो जाएगा कि जिसके अंदर वैल्यू होल नंबर में भी हो सकती है और डेसिमल में भी हो सकती है, जबकि डिस्क्रीट वेरिएबल के अंदर वैल्यू सिर्फ और सिर्फ किसमें होगी? होल नंबर में होगी। स्टूडेंट्स, इसके अलावा जो नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ना है इसके अंदर, वो पढ़ना ये पड़ेगा कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा। स्टैटिस्टिकल डाटा जो है उसको कलेक्ट आप कैसे करेंगे, क्या तरीक़ाकार हैं और कौन कौन से तरीक़ाकार हैं। प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा से मुराद वो डाटा होता है कि जिसको जो बंदा हासिल करने वाला है उसके लिए वो डाटा कहलाता है प्राइमरी डाटा, और उसी डाटा को जो दूसरे अफराद यूज़ कर रहे होते हैं तो वो बन जाता है उनके लिए सेकेंडरी डाटा। मिसाल के तौर पर पूरे मुल्क के अंदर फर्ज करें मरदमशुमारी हुई, तो मरदमशुमारी का जो इदारा है उसके लिए वो जो इन्फॉर्मेशन है वो कहलाएगी प्राइमरी डाटा। लेकिन फर्ज करें उसी इन्फॉर्मेशन को कोई दूसरा बंदा किसी ऑर्गेनाइजेशन में फर्ज करें वो प्रेजेंटेशन दे रहा है और उसने बोला अकॉर्डिंग टू द so and so year census, the total population या the total number of men in our country is so and so। यानी कि वो उसने पॉपुलेशन जो उसने इंफॉर्मेशन हासिल कर रहा है, जो बयान कर रहा है, वो बेसिकली उसने खुद हासिल नहीं की है, किसी और ने हासिल की है। किसने हासिल की है? उस इदारे ने। तो इदारे के लिए, इनके सेंसस का जो इदारा है उसके लिए जो इन्फॉर्मेशन सेंसस से रिलेटेड है वो क्या बन जाएगी? वो उसके लिए बन जाएगी प्राइमरी। और उसी इन्फॉर्मेशन को कोई दूसरा बंदा, कोई दूसरे अफराद, दूसरे इदारे जब यूज़ करेंगे तो वो बन जाएगा उनके लिए सेकेंडरी डाटा। नेक्स्ट चीज़ है आपके पास मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा को और सेकेंडरी डाटा को कलेक्ट करने के तरीक़ेकार कौन कौन से हैं, ये बुक जब आप स्टडी करेंगे तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। उसके अलावा फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स से काम किया है, लिमिटेशंस यानी कि इसकी हुदूद क्या है, एंड एप्लीकेशंस या एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स के सब्जेक्ट को आप कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी एप्लीकेशन क्या क्या है, किन किन जगहों पर, किन किन फील्ड्स में, किन किन शोबों में कौन कौन से ऐसे मुताल्लिक़ीन हैं जो कि स्टैटिस्टिक्स के सब्जेक्ट को यूज़ कर सकते हैं, मुताल्लिक़ा शोबे कहना चाहिए, वहाँ पे आप उनको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास सेकंड चैप्टर है, जिसका चैप्टर का नाम है डाटा रिप्रेजेंटेशन। स्टूडेंट्स, इसके अंदर जो टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं उनमें पहला टॉपिक है आपके पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से बनता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने का तरीक़ाकार क्या है, आपको पता होना चाहिए कि साइज ऑफ क्लास इंटरवल कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ क्लास इंटरवल कैसे निकालते हैं, उससे भी पहले रेंज निकालने का तरीक़ाकार क्या है। रेंज के अंदर आप हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन में से लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस करते हैं, रेंज आ जाता है। फिर स्टूडेंट्स या तो सवाल में साइज ऑफ क्लास इंटरवल निकालना पड़ता है या फिर नंबर ऑफ क्लास इंटरवल निकालना पड़ता है। अगर सवाल के अंदर साइज गिवन हो तो फिर आप नंबर ऑफ क्लास इंटरवल निकालते हैं, और अगर नंबर गिवन हो तो फिर साइज निकालते हैं। स्टूडेंट्स, इसके बाद क्या करते हैं, आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं जिसके कॉलम्स कौन कौन से हैं, क्लास इंटरवल है, उसके अलावा टैली का कॉलम है जिसमें आप डंडे लगा रहे होते हैं, फिर फ्रीक्वेंसी का कॉलम है। स्टूडेंट्स, इसके अलावा आ रहा है ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये कैसे आप बनाएंगे, बेसिक स्टेप्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सिंपल अल्फाज में कहा जा सकता है कि जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनती है उसको बनाने के स्टेप्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले आप रेंज निकालेंगे, रेंज निकालने के बाद आप क्या करेंगे, अगले स्टेप के अंदर आपको साइज या नंबर ऑफ क्लास इंटरवल निकालना है। उसके बाद आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे जिसके अंदर डंडे वगैरह लगाए जाते हैं टैली के। उसके बाद सवाल के अंदर कुछ और चीज़ें भी पूछ सकता है, जैसे कि क्लास बाउंड्री पूछ रहा है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, ये सारी चीज़ें, मिड वैल्यू पूछ रहा है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तीसरा टॉपिक है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन स्टूडेंट कैसे निकालते हैं, जो फ्रीक्वेंसी का कॉलम आपका बन चुका है उस फ्रीक्वेंसी के कॉलम के अंदर जितनी फ्रीक्वेंसीज आई हुई हैं बारी बारी उस फ्रीक्वेंसी को आप डिवाइड कराते हैं समेशन एफ से।
यानी कि फ्रीक्वेंसी के टोटल से। तो जो आपके पास टोटल बनना शुरू हो जाता है कॉलम, वो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का बनता है, और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज को जब आप टोटल कराते हैं, सम कराते हैं, तो वो एग्जैक्ट 1 निकलना चाहिए, यानी कि 1.00। लेकिन अगर एग्जैक्ट 1 ना निकले, 1 के करीब करीब भी निकले, जैसे 0.97, 0.98, 0.99, 0.96, तो ये सारी वैल्यूज काबिल कबूल होती हैं, एक्सेप्टेबल होती हैं, क्योंकि बहरहाल 0.9 तो आ रहा है आपका, 9 के बाद नंबर अगर आगे पीछे हो चल जाएगा, लेकिन 0.9 आना ज़रूरी है, क्योंकि 0.9 इस बात की अलामत है कि अब 90% आप अपना रिलेटिव फ्रीक्वेंसी शो कर रहे हैं। स्टूडेंट्स बाद बात पूछते भी हैं कि सर एग्जैक्ट 1 क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि स्टैट्स का सब्जेक्ट भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं पढ़ाता हूँ, तो एग्जैक्ट 1 क्यों नहीं आ रहा, तो उसका जवाब बहुत सिंपल सा है कि बेसिकली अगर आप कैलकुलेटर में जितनी वैल्यूज़ आ रही हैं, फ़र्ज़ करें डेसिमल के बाद 7 डिजिट आपके पास शो हो रही हैं स्क्रीन पर, 8 डिजिट हो रही हैं, 7 हो रही हैं, 6 हो रही हैं, जितनी भी हो रही हैं, उन सबको एज इट इज़ ले लें, और हर मरतबा जितने भी वैल्यूज़ आ रही हैं सबको आप एज इट इज़ ले लें और सबको प्लस कराएं, तो एग्जैक्ट 1 आएगा। लेकिन चूंकि आमतौर पर हम डेसिमल के बाद 3 या 4 डिजिट ले रहे होते हैं, तो लिहाजा एग्जैक्ट 1 आंसर नहीं आता, लेकिन अगर 1 के करीब आ रहा है तो वो एक्सेप्टेबल होता है, आपका आंसर सही आ रहा है। नेक्स्ट टॉपिक जो आपको इसके अंदर पढ़ना है वो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये कैसे स्टूडेंट्स निकालते हैं, जितनी भी आपके पास फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाया हुआ है, बारी बारी हर फ्रीक्वेंसी को आप अगली फ्रीक्वेंसी में ऐड करना शुरू कर दें। जैसे 3 है पहली, फिर 2 है, 3 और 2 5, फिर अगले फॉर एग्जाम्पल फिर 5 है, 5 और 5 10, इस तरह से आपके पास CF का कॉलम बन जाएगा, और CF के कॉलम में जो आखिरी वैल्यू आ रही होगी उसका टोटल वही होना चाहिए जो कि समीशन F का आंसर आ रहा है। नेक्स्ट है आपके पास क्वालिटेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये किस तरह से फाइंड आउट करते हैं आप। थर्ड चैप्टर है आपके पास ग्राफ्स एंड डायग्राम्स। आपको पेपर में ग्राफ कोई बनाना पड़ेगा, जो आपको कॉपी में ही बनाना पड़ेगा, कोई ग्राफ पेपर ना आपको दिया जाएगा ना आपको ग्राफ पेपर में बनाना है। सबसे पहली बात है इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स। ग्राफ्स का तारुफ आपको पता होना चाहिए, ग्राफ हम बनाते क्यों हैं, ग्राफ बनाने के फ़ायदे क्या हैं, और ग्राफ बनाकर क्या हमें हासिल होता है। इसीलिए कहा जाता है कि एक पिक्चर, कोई सी भी पिक्चर हो, वो बेसिकली जितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है सामने वाले को, वो अगर तहरीरी तौर पर 1000 वर्ड्स भी हों तो उसके मुकाबले में वो एक पिक्चर जो है वो ज़्यादा बेहतर तौर पर किसी चीज़ को पेश कर रही होती है। इसीलिए कहते हैं कि अ सिंगल पिक्चर इज़ मोर वैल्यूएबल देन 1000 वर्ड्स। 1000 वर्ड से भी ज़्यादा जो बामायने चीज़ नज़र आती है वो एक पिक्चर होती है। तो ग्राफ बनाने का फ़ायदा क्या है आपको पता होना चाहिए। हिस्टोग्राम कैसे बनता है आपको पता होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एक और ग्राफ है, पता होना चाहिए कैसे बनता है। एक्स एक्सिस पे क्या लेते हैं, वाई एक्सिस पे आप क्या लेते हैं। फ्रीक्वेंसी कर्व बनाने का तरीकाकार क्या है। शेप ऑफ फ्रीक्वेंसी कर्व कौन कौन से हो सकते हैं। ओकेव कैसे बनता है। सिंपल बार डायग्राम कैसे बनता है आपको पता होना चाहिए। मल्टीपल बार डायग्राम बनाने का तरीकाकार क्या है। और लास्ट कंपोनेंट बार डायग्राम कैसे बनता है। और उसके भी बाद एक और है पाई डायग्राम कैसे बनता है। ये सारे के सारे ग्राफ्स आपको आपके टीचर ने यकीनन समझाए होंगे, बताए होंगे, और हर ग्राफ को बनाने का तरीकाकार भी बताया होगा। ये भी बताया होगा कि एक्स एक्सिस पे क्या लेना है, वाई एक्सिस पे क्या लेना है, कौन सी चीज़ लेनी है, कितनी कितनी मेजरमेंट लेनी है, मेजरमेंट को लेने का तरीकाकार क्या है, डेटा के अंदर जो वैल्यूज़ हैं उसको देखते हुए अपना ग्राफ कैसे बनाना है। ये सारे काम के नुकते हैं जो आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा स्टूडेंट्स फोर्थ चैप्टर है स्टैट्स का, जिसका नाम है एवरेजेस। इसके अंदर जो रिड्यूस सिलेबस में टॉपिक शामिल है, नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू एवरेज। एवरेज का आपको तारुफ पता होना चाहिए कि मीन जो है, एवरेज जो है वो निकाला कैसे जाता है। नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ एन एवरेज। एवरेज की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। टाइप्स ऑफ एवरेज, एवरेज की इकसाम पता होनी चाहिए। अरिथमेटिक मीन आपको पता होना चाहिए। अरिथमेटिक मीन का स्टूडेंट्स वही मतलब होता है जो इसको आप मीन कहते हैं। याद रखिएगा पेपर में सवाल जो बनकर आता है वो अनग्रुप डाटा का भी आता है और ग्रुप डाटा का भी आता है। अनग्रुप डाटा का है या ग्रुप डाटा का है, दोनों सूरतों में आपको मीन भी पढ़ना है, मीडियन भी पढ़ना है और मॉड भी पढ़ना है। मीन का फॉर्मूला जो कि अनग्रुप डाटा में आप यूज़ करते हैं वो क्या होता है, एक्स बार जिसको मीन कहते हैं इज इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन। समेशन एक्स का मतलब होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस और स्मॉल एन का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। जितनी भी ऑब्जर्वेशंस हैं उनको सम कराएं और टोटल तादाद से डिवाइड करें तो मीन आ जाता है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, अनग्रुप डाटा में जब आप मीन निकालते हैं तो डाटा का अरेंज होना ज़रूरी नहीं है। डाटा अरेंज हो तब भी आप इसी फॉर्मूले से मीन निकाल सकते हैं, और डाटा अरेंज नहीं हो तब भी इसी फॉर्मूले से आप मीन निकाल सकते हैं, और दोनों सूरतों में आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। डाटा आप अरेंज करके मीन निकालें या अरेंज किए बगैर मीन निकालें, बोथ आर द करेक्ट वेज। 100% यू विल गेट मार्क्स, 100% मार्क्स आप हासिल करेंगे। स्टूडेंट्स अगली बात होती है मीडियन की और मॉड की। मीडियन का मतलब क्या होता है, मोस्ट सेंट्रल वैल्यू। मीडियन भले निकाल रहे हो या मॉड निकाल रहे हो, अनग्रुप डाटा के अंदर डाटा का दोनों में अरेंज होना लाजमी है।
अगर डाटा अरेंज नहीं है तो आप गड़बड़ कर रहे हैं, अरेंज पहले करेंगे। आप अरेंज करने के भी दो तरीके होते हैं, या तो आप अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में यानी छोटे से बड़ा, या आप अरेंज करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में बड़े से छोटा। आपकी मर्जी है, किसी भी सवाल को जो कि अनग्रुप डाटा का होगा, मीडियन और मॉड निकालना है, आपको अरेंज करना है डाटा, भले आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें, आपकी मर्जी है। दोनों सूरतों में आंसर बिल्कुल सेम आएगा और एक जैसा आएगा, और दोनों सूरतों में जो आपका आंसर है वो एक्सेप्टेबल है। क्या मैंने आपको बोला, मीन में डाटा को अरेंज करने की जरूरत नहीं है, मगर उसके भी मीन आ जाता है। मीडियन और मॉड में अरेंज करना पड़ेगा, और अरेंज करते हुए आपकी मर्जी है कि असेंडिंग में करें या डिसेंडिंग में करें, दोनों सूरतों में आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। अब मसला रह जाता है फॉर्मूले का। मीडियन अनग्रुप डाटा के अंदर जो फॉर्मूला आप यूज करेंगे उसके अंदर भी दो हिस्से हो जाते हैं। क्या बोल रहा हूँ, मीडियन अनग्रुप डाटा के अंदर दो हिस्से हो जाते हैं। एक है आपके पास ऑड नंबर और एक है आपके पास इवन नंबर। ऑड नंबर का फॉर्मूला मीडियन अनग्रुप डाटा के अंदर होगा एक्स, उसका होगा लहराता हुआ निशान जिस तरह से बनाते हैं, इज इक्वल टू n+1/2 ब्रैकेट क्लोज किया और बाहर लिख दिया टीएच वैल्यू, जिसको आप पढ़ेंगे कैसे, n+1/2 वैल्यू। और n+1/th वैल्यू जो होती है उसको आप सॉल्व करेंगे, n की वैल्यू पुट करेंगे, जितनी n है प्लस कराएंगे 1 को 2 से डिवाइड कराएंगे, एक वैल्यू आ जाएगी, थर्ड वैल्यू, फोर्थ वैल्यू, फिफ्थ वैल्यू जो भी है। डाटा आप अरेंज कर चुके होंगे, वहां से वैल्यू निकालेंगे, मीडियन आ गया, मोस्ट सेंट्रल वैल्यू आ गया। लेकिन अगर डाटा आपके पास ऑड नंबर के बदले इवन नंबर है, इवन नंबर कौन से होते हैं, जो कि मुकम्मल तौर पे 2 से डिवाइड हो जाते हैं, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ये इवन नंबर है। ऑड नंबर कैसे होते हैं, 1, 3, 5, 7 वगैरह। अगर आपके पास इवन नंबर है तो उसका फॉर्मूला थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, मीडियन इज इक्वल टू फर्स्ट सेंट्रल वैल्यू प्लस सेकंड सेंट्रल वैल्यू अपॉन 2। इस फॉर्मूले के जरिए आप मीडियन निकालेंगे अनग्रुप डाटा का, और कौन से वाले नंबर में, इवन नंबर में। अब फर्स्ट सेंट्रल वैल्यू अलग तरीके से निकलेगा, सेकंड सेंट्रल वैल्यू अलग तरीके से निकलेगा। फर्स्ट सेंट्रल वैल्यू निकलेगा n/2th वैल्यू, और सेकंड सेंट्रल वैल्यू निकलेगा n+2/2th वैल्यू। दोनों के जरिए जो वैल्यूज आएंगी उनको प्लस करा के 2 से डिवाइड कराएंगे तो हमारे पास मीडियन आ जाएगा। रह गया आपके पास मॉड अनग्रुप डाटा का। मॉड का कोई फॉर्मूला नहीं है अनग्रुप डाटा का, और अरेंज आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, असेंडिंग में डिसेंडिंग में आप कर लेंगे, जो वैल्यू सबसे ज़्यादा टाइम्स रिपीट हो रही होगी वो मॉड हो जाएगा। ये तो सारी कहानी स्टूडेंट्स हो गई हमारे पास अनग्रुप डाटा की। अब हम बात करते हैं मीन, मीडियन, मॉड, ग्रुप डाटा। मीन जो ग्रुप डाटा होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, x बार इज इक्वल टू समीशन fx अपॉन समीशन f। इसके अंदर आपको पहले x निकालना पड़ेगा, फिर आप f को x से मल्टीप्लाई करेंगे, और f को x से मल्टीप्लाई करने के बाद तमाम वैल्यूज को आप टोटल कराएंगे और डिवाइड करा देंगे समीशन f से, यानी f के टोटल से। ये तो आपके पास क्या निकल गया, आपके पास मीन निकल गया ग्रुप डाटा का। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन का फॉर्मूला हो जाएगा L+I/f समीशन f अपॉन 2 - CF। L का मतलब लोअर लिमिट या लोअर बाउंड्री होता है, I का मतलब साइज होता है मीडियन ग्रुप का, F का मुराद फ्रीक्वेंसी है, समीशन f अपॉन 2 का मतलब होता है समीशन f जितना भी आया 2 से डिवाइड कराएंगे, CF से मुराद होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग मीडियन ग्रुप। इस तरह मॉड की अगर बात करें उसका फॉर्मूला क्या है, L+FM - F1 अपॉन 2FM - F1 - F2 इंटू y। L का मतलब वही है लोअर लिमिट या लोअर बाउंड्री, उसके बाद FM का मतलब होता है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल ग्रुप, माइनस F1 का क्या मतलब होता है प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी, F2 का मतलब होता है फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी, I का मतलब होता है साइज ऑफ द मॉडल ग्रुप। तरीकाकार क्या है, किस तरह से सवाल सॉल्व करना है, कौन कौन सी छोटे छोटे पॉइंट्स को आपको दिमाग में रखना है। अगर दिमाग में नहीं रखेंगे तो गलत हो जाएगा, तो यकीनन आपके टीचर ने आपको कंसल्ट किया होगा। अगर आपका किसी किस्म का कोई सवाल हो तो आप इसी वीडियो के जो कमेंट बॉक्स होता है उसमें आप हमसे पूछ सकते हैं। अगली चीज़ स्टूडेंट आपको पढ़नी है मीन, मीडियन, मॉड के बाद आपको प्रॉपर्टीज भी पढ़नी है अरिथमेटिक मीन की, जो कि आपको बुक से मिल जाएंगी, जो आपके पास स्टैट्स की कोई बुक अवेलेबल होगी। नेक्स्ट चैप्टर है आपके पास जो कि थोड़ा सा लंबा है, जिसका नाम है इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर में सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन पढ़ना पड़ेगा इंडेक्स नंबर का। नेक्स्ट है आपके पास टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर की आपको टाइप्स पता होनी चाहिए। थर्ड है आपके पास सिंपल इंडेक्स नंबर, सिंपल इंडेक्स नंबर कैसे कैलकुलेट किया जाता है आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट है कंपोजिट इंडेक्स नंबर, कंपोजिट इंडेक्स नंबर को फाइंड आउट करने का तरीका क्या होगा, टेबल के अंदर वैल्यूज जो आप लिखेंगे उसके ऊपर, डाटा के ऊपर जो टॉप के ऊपर लिखा जाता है वैल्यूज की जो हेडिंग है वो कौन कौन सी होंगी। नेक्स्ट है सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर, फिक्स बेस एंड चेन बेस, ये दोनों के दोनों पेपर में आते रहते हैं। फिक्स बेस का एक अलग मखसूस फार्मूला है, चेन बेस का फार्मूला अलग है। चेन बेस जो होता है उसका स्टाइल और फिक्स बेस का स्टाइल जो है दोनों एक दूसरे से काफ़ी हद तक मिलता जुलता भी है, लेकिन दोनों का जो फार्मूला है वो अलग अलग है, लिहाजा आपको इसका भी ख्याल रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपके पास कंपोजिट प्राइस इंडेक्स नंबर। नेक्स्ट है आपके पास वेटेड इंडेक्स नंबर।
नेक्स्ट है आपके पास वेटेड एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर, ये पता होना चाहिए आपको। अहम तरीन चीज़ आपके इस चैप्टर में जो है वो है लेस्पियर। नेक्स्ट है आपके पास एचए या पाचे बाज लोग कहते हैं, और फिशर्स इंडेक्स नंबर। ये तीनों के तीनों अक्सर और बेशतर आते रहते हैं पेपर में, और आपको तीनों के फॉर्मूले पता होने चाहिए, तीनों का स्टाइल पता होना चाहिए। लेस्पियर में कॉलम कौन से बनते हैं, पैचे में कॉलम कौन से बनते हैं, और फिशर बेसिकली लेस्पियर और पैचे को अगर आप कंबाइन कर देंगे तो फिशर बन जाता है। लेकिन शर्त यह है फिशर में आपको अंडर रूट भी करना पड़ता है, इनके अंडर रूट भी आपको लेना पड़ता है। लास्ट चैप्टर आपका स्टैटिस्टिक्स से जो ताल्लुक रखता है उसका नाम है प्रोबेबिलिटी। अच्छा स्टूडेंट, ये बात भी बताता चलूँ कि कई एक टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपके बीकॉम पार्ट 1 स्टैटिस्टिक्स के सब्जेक्ट में एज इट इज़ शामिल है, लिहाजा अभी अगर आप पढ़ लेंगे तो वहाँ पे भी आपको काम आएगा। मिसाल के तौर पर डेटा रिप्रेजेंटेशन का जो आपने चैप्टर पढ़ रहे हैं वो थोड़ा थोड़ा हिस्सा वहाँ में शामिल है, ज़्यादा नहीं आप उसको कह सकते। ग्राफ्स एंड डायग्राम्स तकरीबन नहीं है बीकॉम में। एवरेज का पूरा चैप्टर वहाँ पे शामिल है, इंडेक्स नंबर का पूरा चैप्टर वहाँ पे शामिल है, और प्रोबेबिलिटी भी पूरी की पूरी वहाँ पे शामिल है। लिहाजा कई चीज़ें जो आप सेकंड ईयर स्टैटिस्टिक्स के सब्जेक्ट में पढ़ते हैं वो एज इट इज़ बीकॉम पार्ट 1 में के स्टैटिस्टिक्स के कोर्स में शामिल है। लास्ट चैप्टर जो आपका प्रोबेबिलिटी है उसमें सबसे पहले फैक्टोरियल नोटेशन आपको पता होना चाहिए, किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है। परम्यूटेशन कैसे फाइंड आउट किया जाता है आपको पता होना चाहिए, उसका फॉर्मूला क्या है, निकालने का तरीक़ाकार क्या है, प्रोबेबिलिटी होती क्या है, उसके अलावा डेफिनेशन क्या है प्रोबेबिलिटी की, प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करने का हमें फ़ायदा क्या पहुंचेगा। प्रॉब्लम्स ऑन कॉइन एंड डाइस। कॉइन का मतलब होता है सिक्का जिसके 2 टोटल साइड्स होती हैं। डाइस कहते हैं जिस तरह लूडो को छक्का होता है, उसमें आपको पता है 6 अलग अलग साइड्स हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर, ये डाइस हो गया। और लास्ट आपके पास टॉपिक है लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटीज़। प्रोबेबिलिटीज़ के कवानीन कौन कौन से हैं ये आपको पता होने चाहिए। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने सेकंड ईयर कॉमर्स के एक अहम सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड जो रिड्यूस या कंडेंस सिलेबस मौजूद है आपका, और इसी के मुताबिक आपको 2021 के अंदर पेपर्स इंशाल्लाह ताला देने हैं, उससे रिलेटेड हमने वीडियो आपके लिए आपकी खातिर तफसीली तौर पे हमने बनाने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको हमारी इस वीडियो से यकीनी तौर पर फ़ायदा पहुँचेगा। अगर आप फ़ायदा महसूस करें, अगर आप इस वीडियो को पसंद फरमाएँ तो लाजमी तौर पर अपने फ्रेंड्स में इसको ज़रूर शेयर करवाएँ, क्योंकि आपके इस शेयरिंग करवाने के अमल से हो सकता है किसी का भला हो जाए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सर अली अहमद के नाम से इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करिएगा ताकि आपको हमारी नई वीडियोस की अपडेट्स फ़ौरन और बर वक्त मिल सकें। अगली वीडियो लेक्चर तक के लिए अपने टीचर सर अली अहमद को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और भरपूर तरीके से तैयारी स्टार्ट कर दें, क्योंकि अब अगर आपने अब भी स्टार्ट नहीं की तो अब यकीन करें अब बस बहुत हो जाएगी, यानी कि देर हो जाएगी। उम्मीद है कि आप हमारी इस बात से इत्तेफाक करेंगे और रमज़ान मुबारक के महीने की एडवांस मुबारकबाद। उम्मीद है कि आज ही इंशाल्लाह ताला चांद नज़र आ जाएगा कुछ देर के बाद, और फिर अगले रोज़ से इंशाल्लाह पहला रोज़ा भी शुरू हो जाएगा, उसकी भी एडवांस मुबारकबाद। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर हो। इलाही आमीन। अस्सलामु अलैकुम।